ठीक है, ओके। हम लोग पढ़ते हैं आज अल मदरसतु और रोमांसिया किसको बोलते हैं। ठीक है, अल मदरसतु रोमांसिया। देखिए, अल मदरसतु रोमांसिया जो होता है ना, इसका मेन ये होता है कि अल मदरसतु रोमांसिया एक अदबी मदरसा है जिनका पूरा फोकस होता है ख्याल पर, आतिफे पर, अपने अक्ल पर नहीं। मतलब ये कि मदरसतुर रोमांसिया में जो कुछ लिखा जाता है उसका ध्यान इस पे होता है कि हम जो कुछ ख्याल से, अपने आतिफे, अपने जज्बे, इमोशन से लिखा जाए, और इसकी जो मदरसा नुमाइंदगी करता है उसको बोलते हैं मदरसा और रोमांसिया। और ये अक्ल पे बेस्ड नहीं होती है, जो जज्बात कह रहा हो उस पे बेस्ड होती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि मदरसा रोमांसिया का वजूद कब आया और है ये क्या, उसको शॉर्ट में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अल मदरसा रोमांसिया जो वजूद में आया, ये फ्रांस में आया है। ये आप देखें 18वीं सदी के आखिर में, असामिन आशर, 18वीं सदी के आखिर में फ्रांस में मदरसत रोमांसिया का वजूद हुआ है। खैर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन यूजीसी वगैरह में, नेट जारे वगैरह में ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, ये वाला इतने डीपली। लेकिन खैर आप याद रखें तो अच्छा है कि 18वीं सदी में, ये देखें 18वीं सदी में के आखिर में ये जो है अल मदरसत रोमांसिया का वजूद हुआ। ठीक है, अब ये सवाल आता है कि अल मदरसतु और रोमांसिया का जो वजूद हुआ था वो वजूद क्यों हुआ था, रीज़न क्या था। असल बात यह है कि आपको पता है कि एक तरफ अल मदरसतु अल क्लासिकिया था। अल मदरसा अल क्लासिकिया किसको बोलते हैं आप लोगों को पता है। इसका दूसरा नाम क्या है अल मदरसा अल क्लासिकिया का? मदरसतुल बात वल हया। और तीसरा नाम क्या है? मदरसतुल मुहाफ़िज़ीन या मदरसतुल मुहाफ़ज़ा। ठीक है, ओके, वेरी गुड, बहुत खूब। हाँ, तो जो अल मदरसा अल क्लासिकिया के शुआरा थे उसी के अगेंस्ट में, ठीक है, उसी के अगेंस्ट में और उसके ख़िलाफ़, और ये कहें कि उसके बगावत में ये अल मदरसा अर रोमांसिया या अल मदरसा रोमांसिया का वजूद हुआ। ठीक है, उसके अगेंस्ट में हुआ क्या, क्योंकि अल मदरसा रोमांसिया कहता क्या है वो देखें। हाँ, तो अल मदरसा रोमांसिया है क्या, उसको दूसरे अल्फाज में समझे। अल मदरसा रोमांसिया का कहना यह होता है कि जो ख्याल होता है और इंसान का जो जज्बा होता है, जो इमोशन होते हैं, यही जो है असल सोर्स है इंसानी तजुर्बे का। कि यही जो है असल सोर्स है इंसानी तजुर्बे का और जमालियाती तजुर्बे का, और यही असल सोर्स है लिखने का, अदब लिखने का, शायरी करने का, ना कि अक्ल और मंतिक जो है असल सोर्स है। ये असल रोमांसिया का कहना है। रोमांसिया को अगर शॉर्ट में समझें तो यही समझें शॉर्ट में, रोमांसिया। कल किसी ने पूछा था कि रोमांसिया क्या होता है, तो रोमांसिया को शॉर्ट में ये समझें कि एक तरफ अक्ल है, ठीक है, एक तरफ ये समझें आप, ये मंतिक, एक वर्ड आया था यहाँ पे, अक्ल है, मंतिक है, दूसरी तरफ जज्बात हैं, अवातिफ हैं, इमोशन है। तो रोमांसिया जो होता है वो कहता है कि जज्बात, अवातिफ, इमोशन, ख्याल, इसको असल सोर्स बना करके हम शायरी करें। लेकिन क्लासिकिया जो होता है वो कहता है कि नहीं, ये जो है अक्ल को और मंतिक को सोर्स बना करके शायरी करें। बस ये दोनों में बहुत ही ये बारीक सा, आसान सा फ़र्क है जो समझ में आ गया होगा, आई थिंक। ठीक है, क्लियर हो गया यानी, बताएं। ठीक है, ओके, देखें ये मैंने ये लगाया है, इसको आप ज़रा देखें। ये इबारत सामने रहे और आप सुने कि एक रोमांसिया होता क्या है। अगर कोई आपसे पूछे, सवाल में पूछा जाए कि रोमांसिया जो होता है वो क्या होता है, तो रोमांसिया ये होता है
کہ आप एक चीज़ ये समझें कि आपका एक तरफ अक्ल है, मंतिक है, अक्ल मंतिक एक ही चीज़ होती है, ठीक है, और दूसरी तरफ ख्याल है, इमोशन है, अवातिफ है। तो रोमांसिया ये कहता है कि हम शायरी जो करें या लिटरेचर जो लिखें, हम ख्याल को और जज्बे को, इमोशन को असल सोर्स बना करके, मेन सोर्स बना करके हम शायरी करें, लिटरेचर लिखें, तो इसको बोलते हैं रोमांसिया, ठीक है। ये होता है रोमांसिया। रोमांसिया में जज्बात, ख्यालात और इमोशंस का वो गलबा होता है बस। और क्लासिकिया जो होता है, क्लासिकिया उसमें अक्ल का गलबा होता है। अक्ल को वो बना करके, अक्ल को बेस बना करके शायरी की जाती है और लिटरेचर और अदब लिखा जाता है। आई थिंक क्लियर हुआ। जी, अल अक़लानिया अल मिसालिया, यानी कि अक्ल को मिसाल बना करके वो रोल मॉडल बनाने को बोलते हैं अल अक़लानिया अल मिसालिया, ठीक है। हाँ, सवाल इसमें यही आएगा, सवाल इसमें इस तरह से आ सकता है। वैसे ये जो चीज़ें हैं मुझे नहीं लगता इस तरह की चीज़ें पूछी जाए, लेकिन फिर भी सवाल जो आएगा इसमें, सवाल यही आएगा, मादा युना बिर रोमांसिया, या इस तरह से आएगा कि रोमांसिया ततवफ़्फ़रु फ़ीही तत्तसिफ़ु बिइद्दति अनासिर। रोमांसिया के अंदर कुछ अनासिर होते हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से अनासिर होते हैं। ऑप्शन दे दिया जाएगा, गलबतुल अक़लानिया, नंबर 2 दिया जाएगा गलबतुल ख़याली, गलबतुल अवातिफ़ी, गलबतुल मशाइरी, या इस तरह से दिया जाएगा कि अल मदरसतुल्लती तजअलु अल ख़याल वल अवातिफ़ वल मशाइर अल मस्दर अल हक़ीक़ी लिल अदबी वल इब्दाई युक़ालु लहा। वो मदरसा जो कि ख़याल, अवातिफ़, मशाइर को हक़ीक़ी असल मस्दर बनाता है, असल सोर्स बनाता है लिटरेचर लिखने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है। आ जाएगा रोमांसिया, क्लासिकिया, और मदरसत अल मुहाफ़ज़ा, मदरसत अल बाअथ वल इहया। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएं। बस ऐसे ही, हाँ, इसी तरह के चीज़ें आएंगी, इसी तरह से रिलेटेड जो भी हो। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, तो पहले आप ये समझ लें कि क्वेश्चन क्या आएगा। इस तरह से आगे जो पढ़ेंगे, तो आगे जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हुनाका इद्दतु खसाइस तत्तसिफ़ु बिहा अल मदर। प्लीज़ किसी का म्यूट है, म्यूट कर लें, आपकी तरफ से इको आ रहा है, प्लीज़। ओके, किसकी तरफ से इको आ रहा है? ओके। तो अल मदरसतु अर रोमांसिया तत्तसिफ़ु बिइद्दति खसाइस। मदरसा रोमांसिया जो है, कई खुसूसियात उसके अंदर पाए जाते हैं। तो क्या क्या उनके खुसूसियात हैं, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये खुसूसियात पढ़ें तो आप समझ जाएंगे, हाँ ये खुसूसियात है। तो देखें मेन क्या खुसूसियात है। खुसूसियात मेन ये है कि अल मदरसा रोमांसिया का सबसे पहला कि नेचर की तरफ इंसान जा कर के पनाह ले। नेचर की तरफ जब भी गम ज़्यादा हों और जब भी मुसीबतें बढ़ें इंसान की, तो अपने शायरी में नेचर का पनाह ले, नेचर का सहारा ले। तो ये एक खुसूसियत है अल मदरसा रोमांसिया की। और मदरसा रोमांसिया की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि अल मदरसा रोमांसिया के जो शुअरा हैं, उनके यहाँ गम का गम ज़्यादा होता है, गम का जो रुझान होता है, और वो जो बोलते हैं कि दुनिया को तारिक नज़र से देखने का जो रुझान होता है, वो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा आम होता है, ठीक है। ये, और तीसरी चीज़ ये कि अल मदरसा रोमांसिया के शुअरा जो अफ़कार का इस्तेमाल करते हैं और एहसास को अपनी शायरी में जो जोश दिलाते हैं, उसमें दर हकीकत वो नेचर के जो मज़ाहिर होते हैं, जो मज़ाहिर फैले होते हैं दुनिया में नेचर के, उसके ज़रिए सहारा लेकर के वो इसको बरंगेख्ता करता है, अवातिफ़ को, मशाइर को, ठीक है। ओके, एक चीज़ और रोमांसिया का एक ख़ास ख़ासियत ये है जो आपको पता है बढ़िया से, ये वाला सबसे अहम ख़ासियत है रोमांसिया को समझने के लिए, कि आतिफ़ा बहुत ज़्यादा फैला होता है और अल मदरसा रोमांसिया के शुअरा के यहाँ।
اور جو عقل ہوتا ہے، صرف عقل، وہ اس کا بالکل ڈینائی کرتا ہے، اس کا بالکل انکار کرتا ہے۔ اور ایک چیز اور یہ کہ المدرسہ رومانسیہ کے شعراء کے یہاں ان کی شاعری میں غربت کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے، یعنی کہ اجنبی پن کا، اور جو لوگ بے سہارا مجبور لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑی ہمدردی ان کی شاعری میں پایا جاتا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ان کے معنی کے حساب سے، ٹھیک ہے، ان کے معنی کے حساب سے یہ سارے خصوصیات ہیں، اور یہ والا ریپیٹیشن ہے، اس کو ضرورت نہیں، بھائی جو پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کے قصائد جو ہوتے ہیں، ایک تو ہو گیا اس کے معنی، ایک ہو گیا اس کا شکل، اس کا ڈھانچہ، جیسے بہر وزن کے حساب سے یہ بولتے ہیں ڈھانچہ، شکل۔ اور المدرسہ رومانسیہ کے یہاں اگر شاعری کے ڈھانچے کے حساب سے دیکھیں تو ایک خصوصیت یہ ہے کہ جتنے بھی شاعری کے اور لٹریچر لکھنے کے قوانین ہیں، جو بھی ضابطے ہیں، سب کے خلاف وہ کرنا، اس کے اگینسٹ جانا، پورے سب کے خلاف اگینسٹ جانا اور بغاوت کرنا، سارے جو قوانین بنے ہوئے ہیں کہ ہاں ہم کو اس طرح سے لکھنا ہے، اس کے اگینسٹ جا کر کے بس اپنے خیال، اپنے عاطفے کے حساب سے لکھنا۔ تو یہ ہوتا ہے المدرسہ رومانسیہ کی خصوصیت۔ دیکھیں شارٹ میں ہم یہ سمجھیں کہ المدرسہ رومانسیہ کو اگر آپ شارٹ میں سمجھ لیں تو پھر یہ خصوصیات یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود آپ کے ذہنوں میں برقرار رہے گا۔ شارٹ میں یہ سمجھیں کہ المدرسہ اور رومانسیہ جو ہوتا ہے اس کے یہاں عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، ان کے یہاں خیال، جذبہ، ایموشن کا غلبہ ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے خیال، جذبہ، ایموشن کے حساب سے لکھے اور عقل کی کوئی گنجائش نہ ہو، تو جو قوانین بنے ہیں شعر لکھنے کے، لٹریچر لکھنے کے، وہ تو عقل سے بنے ہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے تو وہ ان قوانین کے بھی خلاف ہوگا۔ آپ اس کو شارٹ میں سمجھیں تو یاد رہے گا۔ بتائیں خصوصیات سمجھ میں آئیں؟ چلیں اب چلیں، اب آگے جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا۔ ہاں، ایک چیز اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ جتنے بھی قیود ہیں اور جتنے بھی نظام ہیں، سب سے آزادی چاہتا ہے المدرسہ اور رومانسیہ۔ اب آگے دیکھیں آپ یہ کہ عربی ادب میں کون کون سے شاعر ہیں المدرسہ رومانسیہ کے، رائد کون کون سے ہیں عربی لٹریچر میں، ٹھیک ہے۔ سوال یہ آئے گا من ہم رواد المدرسہ رومانسیہ، مدرسہ رومانسیہ کے کون کون رائد ہیں؟ تو ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے خلیل مطران کا، ٹھیک ہے، خلیل مطران کا۔ سوال آئے گا خلیل مطران ینتمی الی ای مدرسہ، خلیل مطران کس مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کلاسیکیہ، رومانسیہ دونوں آئے گا، تو آپ لکھیں گے رومانسیہ۔ اور خلیل مطران کا آگے پوچھ لیا جائے گا کہ خلیل مطران جو ہیں یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، اس کے بارے میں بہت اہم چیز ہے۔ یہ جو ہے لبنان سے تعلق ہے خلیل مطران کا، یہ مصری نہیں لبنانی ہے، یاد رکھیے گا، بہت اہم ہے۔ اور اس کا لقب ہے شاعر القطرین، ٹھیک ہے، خلیل مطران کا لقب ہے شاعر القطرین، یعنی کہ دو علاقوں کا شاعر۔ ہاں، مصر اور لبنان ہے جی، قطر بولتے ہیں علاقے کو، ایریے کو، دو علاقوں کا شاعر، ٹھیک ہے۔ یہ شاعر القطرین ہے، مطلب مصر اور لبنان جی۔ یہ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ یہ پیدا ہوئے تھے بالبک، لبنان ہی میں پیدا ہوئے تھے، بالبک میں 1872 میں، ٹھیک ہے، بالبک لبنان میں ہی 1872 میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے شاعر القطرین۔ مصر اور لبنان مراد ہے قطر سے، ٹھیک ہے، قطرین سے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جب وہ حافظ اور شوقی کا انتقال ہو گیا
तो फिर उनका लक़ब ये पड़ गया शाइरुल अक़तारिल अरबिया, यानी कि पूरे अरब का शायर। जब हाफिज़ और मिस्र का इंतकाल, ये शौक़ी का इंतकाल हो गया। और इनकी वफ़ात जो हुई है, ये इनकी वफ़ात हुई है काहिरा में, मिस्र में, ठीक है। मिस्र में हुए इनकी वफ़ात ये 19749 में, यानी 1949 में, ठीक है। अब दूसरे जो शायर हैं वो हैं अबुल कासिम अश-शाबी। जब हाफिज और शौक़ी का इंतकाल हो गया तो इनका लक़ब पड़ा शाइरुल अक़तारिल अरबिया, ठीक है। और दूसरे जो शायर हैं वो हैं ये अबुल कासिम अश-शाबी। इनका भी ताल्लुक़ किससे है? अल मदरसा रोमांसिया से है। और इसके बारे में याद रखें कि अबुल कासिम अश-शाबी कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? ये टूनिस से ताल्लुक़ रखते हैं, ये टूनिसिया के थे, ठीक है। ये तूज़र शहर में, टूनिस में पैदा हुए थे 1909 में, 1909 में पैदा हुए थे, ठीक है। और इसी का लक़ब है शाइरुल खज़रा। अबुल कासिम अश-शाबी ही का लक़ब है शाइरुल खज़रा, ठीक है। ये टूनिस में ही पैदा हुए थे, एक शहर है तूरोस, वहीं पे पैदा हुए थे अबुल कासिम अश-शाबी। समझ में आई? ओके। और एक शायर हैं अल मदरसा रोमांसिया के उमर अबू रीशा। उमर अबू रीशा ये भी शायर हैं, अल मदरसा रोमांसिया के उमर अबू रीशा हैं। और उमर अबू रीशा कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? उमर अबू रीशा ये सीरियन हैं, सूरी हैं, सीरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। और ये पैदा हुए थे 1910 में और मरे 1990 में। और उमर अबू रीशा के बारे में एक चीज़ याद रखें कि ये एम्बेसडर भी थे, ठीक है। कई मुल्क के एम्बेसडर बने थे, तो वो इंडिया भी आए थे, वो बन करके एम्बेसडर बन करके। इसके बारे में ये चीज़ याद रखें कि ये इंडिया भी आए थे एम्बेसडर बन करके, उमर अबू रीशा। और जी, एम्बेसडर बोलते हैं उसको, सफ़ीर, 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 जी, एम्बेसडर बोलते हैं सफ़ीर को। तो ये सफ़ीर बन, इंडिया भी ये सफ़ीर बन के आए थे। और ये पैदा हुए थे 1910 में सूरिया ही में। और ये शूरी थे और ये रोमांसिया के वो हैं, अलम्बरदार हैं। और मरे 1990 में। और इनकी ख़ास बात यह है कि इनका एक बहुत ही मशहूर ये है कि दीवानो काजूरा, ठीक है, दीवानो काजूरा। जब वो इंडिया में थे ना, तो एक मंदिर है यहाँ पे काजूरा के नाम से, तो जहाँ पे के उसमें तस्वीर बनी हुई है देवी देवताओं की, बिल्कुल नंगी। तो वहाँ गए थे, तो उन्होंने उस पर एक शायरी, उन्होंने उस पर शायरी लिखी थी, उसी का एक दीवान है दीवानो काजूरा। और इन्होंने एक मसरहिया लिखा था, मसरहियत ताजमहल भी, ये भी याद रखिएगा कि इसका एक मसरहिया है, मसरहियत ताजमहल, उमर अबू रीशा का। चूँकि इंडिया से रिलेटेड है, इस वजह से पूछ रहा हूँ। चला, ये हो गया मदरसतुद दीवान, क्लियर हो गया मदरसतुद दीवान, बताएं। ओ सॉरी, अल मदरसा रोमांसिया क्लियर हुआ? अब चलें, अब हम लोग पढ़ते हैं ये मदरसतुद दीवान। मदरसतुद दीवान बहुत ही मशहूर है, इसके बारे में उमूमन क्वेश्चन आते रहते हैं मदरसतुद दीवान से। तो मदरसतुद दीवान के बारे में सबसे पहले चीज़ ये कि ये इसके मूजिद कौन है, इसके मुअस्सिस कौन है, यानी कि किन लोगों के हाथों मदरसतुद दीवान वजूद में आया, ठीक है। तो अब्बास महमूद अक्काद, अब्दुर्रहमान शुक्री, इब्राहिम अलमाज़नी। इसके बारे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, मदरसतुद दीवान से रिलेटेड कि इसके कौन कौन बानी हैं। तो अक्काद, अब्दुर्रहमान शुक्री, इब्राहिम अलमाज़नी, ये तीनों बानी हैं। अब दे दिया जाएगा कि हुना का इद्दत अशख़ासिन अस्ससु मदरसत दीवान, कि कुछ लोग हैं जिन्होंने मदरसत दीवान की बुनियाद रखी। तो फमन मिनत ताली, मिनत शुआरा फ़ी ताली, अब नीचे दिए हुए में से कौन है? तो दिया जाएगा हाफिज़, शौक़ी, इब्राहिम अलमाज़नी,
और खलील मुथरान, इस तरह से दे दिया जाएगा। तो आप क्या बताएंगे? इब्राहिम अलमाज़नी। इस वजह से याद रखें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं, हम ये देखते हैं कि मदरसतुद दीवान का वजूद कैसे हुआ, कब हुआ। तो सबसे पहले याद रखें कि मदरसतुद दीवान कब वजूद में आया। ये 1921 में वजूद में आया। ठीक है, 1921 में, याद रखिएगा, मदरसतुद दीवान वजूद में आया। ये बहुत अहम सवाल है। जी जी, अल अहदुल हदीस का है जी। नहीं, ये इबारत किसी किताब से नहीं है, ये नेट वगैरह से लिया हुआ है। ठीक है। तो ये जो है लेकिन यह है कि ऑथेंटिक है, इस सिलसिले में निश्चित रहें। मदरसतुद दीवान जो है, इसका दीवान नाम क्यों रहा, दीवान नाम इसका क्यों पड़ा, तो ये याद रखें कि अद्दीवान फिल अदबी व नक़्द, ये किताब जो है अक्काद और माज़नी, इन दोनों ने मिलकर लिखा था। अल-अक्काद और माज़नी ने मिलकर अद्दीवान फिल अदबी व नक़्द लिखा था। तो उसी के नाम पे उन्होंने मदरसतुद दीवान नाम रख दिया। और एक बात करें, अद्दीवान फिल अदबी व नक़्द जो लिखा था, इसको याद रखेंगे, इसमें उन्होंने हाफिज़ और शौक़ी पे नक़्द किया था, और साथ साथ अब्दुर्रहमान शुक्री के बारे में भी इसमें लिखा गया था। और ओके, देखें, ये मदरसतुद दीवान का नाम जो है, दीवान क्यों पड़ा, मदरसतुद दीवान क्यों पड़ा, तो दीवान इस वजह से पड़ा कि अक्काद, ये अक्काद और ये इब्राहिम माज़नी दोनों ने मिलकर के एक किताब लिखी थी, अद्दीवान फिल अदबी वन नक़्द। और इस किताब में इन दोनों ने एक तो ये कि हाफिज़ इब्राहिम और शौक़ी पर नक़्द किया था, और साथ साथ इस किताब में अब्दुर्रहमान शुक्री के बारे में भी कुछ लिखा था। और इसके अलावा और ख़ास बात ये है कि ये इसमें जो है इस मदरसे के इस किताब में अद्दीवान में मदरसतुद दीवान के अग़राज़ व मक़ासिद लिखे गए थे। तो इसी के नाम पर इस मदरसे का नाम पड़ा मदरसतुद दीवान। ठीक है, समझ में आया इतनी चीज़ें। हाँ, एक चीज़ और याद रखें, एक चीज़ यहाँ पे एक याद रखें, ये थोड़ा सा डीपली है लेकिन याद रखें। अगर आप बात करें इसकी मदरसा रोमांसिया की और मदरसतुद दीवान की, तो दोनों में एक तरह से मुशाबहत भी है, एक तरह से थोड़ी सी मुशाबहत भी है। मुशाबहत क्या है? मुशाबहत ये है कि जिस तरह से रोमांसिया कहता है, रोमांसिया ये कहता है कि जो भी पुराने उसलूब हैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट हम करेंगे, उसके अगेंस्ट लिखेंगे, चाहे शक्ल के हिसाब से हो या लुगत हो या ज़बान हो। वही चीज़ मदरसतुद दीवान भी कहते हैं। तो इस हिसाब से रोमांसिया और दीवान में थोड़ी सी मुशाबहत है, लेकिन चूँकि दीवान तो दीवान है, रोमांसिया तो रोमांसिया है, तो कुछ ना कुछ इख्तलाफ होगा, तो आगे आ रहा है। चला, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। देखिए, मदरसा होता क्या है? स्कूल। तो जैसे हम लोग इंडिया में है तो मदरसा नाम आते ही हमारा जहन जाता उधर, जो स्कूल होता है जिसमें दीनी चीज़ें पढ़ाई जाती है। ठीक है, इंडिया में है तो हमारा जहन उधर ही जाता है, क्योंकि हम इसी माहौल में पले बढ़े हैं कि मदरसा का मतलब ये जहाँ पे दीनी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन अगर इसको आप सिर्फ़ और सिर्फ ये लें, लुग़वी माना में लें, ठीक है, लुग़वी माना में लें अगर सिर्फ, तो इसका माना होगा पढ़ने की जगह। ठीक है, तो जो अफ़कार, जो थॉट्स होते हैं, जो अफ़कार होते हैं, वो अगर कोई ख़ास फ़िक्र है, किसी एक जगह परवान चढ़ रहा है, तो उसको भी मदरसा ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, देयर आर 4 स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ अकॉर्डिंग टू फ़िक्र के हिसाब से 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं, तो वही है यहाँ पे मदरसा।
नहीं नहीं, इनके मातहत कोई इदारा नहीं था। ये जो है एक अदबी इसको मदरसा को आप ये समझें दूसरे वर्ड में अन्नज़ा के माने समझें। मदरसा का यहाँ मतलब ये समझें अन्नज़ा, अन्नज़ा और रोमांसिया, या इसको मूवमेंट जो उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में मूवमेंट, तहरीक, तहरीक इसको समझें आप, रोमांसी तहरीक। और दीवान, मदरसा तो दीवान तहरीक, ये समझें आप जी। एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बढ़िया हाँ, तोर तबीयत बढ़िया हाँ तुमके भैया? हाँ, 43। हम्म 43 मारी देवी। अच्छा ठीक छै, अखन आधो घंटा बाद मारी दे छै। हाँ, अच्छा आधो घंटा बाद मारी देबै, एखन वो क्लास ले रहल छै, आधो घंटा बाद मारी देबै। चलें। जी, ये लोग मिस्री थे। दीवान जो है, मदरसतो दीवान जो है, अब्बास महमूद अक्काद अब्दुर्रहमान शुक्री माजनी, ये मिस्र के थे, तो ये मिस्र में कायम हुआ था। हाँ, एक चीज़ अब ये समझें कि मदरसतो दीवान के खुसूसियात क्या हैं। ठीक है, मदरसतो दीवान के खुसूसियात क्या हैं वो ये समझें। तो इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये देखें, सबसे बड़ी खुसूसियत इसकी ये है कि जो भी पुराने नमूने हैं, मॉडल्स हैं अरबी शायरी के, अरबी शायरी के, उसको बिल्कुल हम छोड़ दें, और जो अंग्रेज़ी मॉडल्स हैं, जो अंग्रेज़ी नमूने हैं शायरी के, उसको जो है अपना रोल मॉडल बना करके शायरी करें, उस हिसाब से शायरी करें। ठीक है, तो सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि मदरसा दीवान में जो अंग्रेज़ी शायरी का जो रुझान है ना, वो उसके यहाँ गालिब है मदरसा दीवान में, ये सबसे अहम चीज़ है। हाँ, एक चीज़ और समझें, यहाँ पे रुकें, थोड़ा सा ये समझें। देखें, आप लोग, हम लोगों ने जो पुराने पुराने कसीदे पढ़े हैं अल-अदबुल जाहिली के, तो उस कसीदे में क्या होता है, हर शेर अपना अलग माना रखता है कि नहीं, ये बताएं। हर शेर अपना अलग माना रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़े कि इदा बलगल फिताम लना सबियुन तखिरु लहुल जबाबिरतु साजिदीना, इसका अलग माना है कि जब हमारे बच्चे एकदम दूध पीने ही की उम्र होते हैं, कि एकदम इतने ताकतवर होते हैं कि बड़े बड़े सुरमा भी उसके सामने गिर जाते हैं। और इसी कसीदा का वो शेर पढ़ें, या दार अबलत बिल जवाई तकल्लमी वाइमी सबाहन, ठीक है, ए अबला के घर तुम बात करो। तो हर शेर का अलग अलग माना होता है। लेकिन ये होता है कि मदरसतुल दीवान की खसूसियत ये है कि जब हम जो कसीदा लिखें, उसका ये नहीं कि उस कसीदे का हर शेर अपना अलग माना रखता हो, बल्कि पूरा कसीदा जो है, पूरा कसीदा जब हम पढ़ लें तब एक माना समझ में आए। यानी कि हर शेर का दूसरे शेर से रब्त हो, और होते होते जब पूरा कसीदा पढ़ लें फिर एक फ़िक्रा, एक माना समझ में आए। ठीक है, ये है इसकी खसूसियत। ओके, क्लियर हुआ? ये सबसे बड़ी खुसूसियत है, इसको समझ गए तो इट्स एनफ। बताएं, ये वाला खुसूसियत समझ में आया? रिकॉर्डिंग हो रहा है। और बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ये वाला जो है, ये वाला उतना अहम नहीं है, बस वही चीज़ें हैं जो अहम हैं, बस इसी को रिपीटेशन लिख दिया गया है। हाँ, अब आगे ये देखें, ये वाला ये है कि मदरसतुल दीवान की खुसूसियत ये है कि जब हम शायरी करते हैं, तो पुरानी दौर की शायरी क्या है, जब हम शायरी करते हैं पुराने दौर की शायरी में, तो वज़न और काफ़िया दोनों एक होता है। ठीक है, लेकिन मदरसतुल दीवान वाले कहते हैं कि नहीं,
काफिया अलग अलग वजन ला सकते हैं हर शायरी में, अलग अलग काफिया अलग अलग वजन हर शायरी में हम इस तरह से ला सकते हैं, और इस तरह की शायरी इनके यहाँ पाई भी जाती है। चलें, ये हो गया। अब आगे देखते हैं रुवाद व मदरसत दीवान। मदरसत दीवान के कौन कौन वो हैं, राइद हैं। तो वो आपको पता है कौन कौन राइद हैं मदरसत दीवान के? एक तो अब्बास महमूद अक्काद हैं। राइद बोलते हैं पैनियर को, मतलब ये कि उसके रईस को, ठीक है, मतलब उसकी नुमाइंदगी करने वाले को। ओके, राइद तो उसी की जमा है रुवाद। तो एक तो अब्बास महमूद अक्काद हैं मदरसत दीवान के राइद, इसके बारे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको अलम बरदार कहिए जी। अब्बास महमूद अक्काद हैं मदरसत दीवान के राइद, और दूसरे जो हैं इब्राहिम माजनी हैं, और तीसरे अब्दुर्रहमान शुक्री हैं। तो इसमें याद रखें। अब हमें अब्बास महमूद अक्काद के बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ना है। तो जब हम इसकी एक नस्र है कुन्तु शेखन फी शबाबी, इस तरह से, तो जब हम वहाँ पढ़ेंगे तो इसके बारे में, अब्बास महमूद अक्काद के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और इब्राहिम अलमाजनी की बात करें तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, जहाँ इसके शायरी जो पढ़े थे वो वाला फी रसाई नफसी। तो हम अब्दुर्रहमान शुक्री जो है इसके बारे में ना हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो देखें, अब्दुर्रहमान शुक्री की बात करें तो ये पैदा हुए हैं 1886 में, ठीक है, मिस्र में, और मरे हैं कब? मरे हैं 1958 में। समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है सब कुछ? क्लियर हो रहा है। इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे तो सारी चीजें जहन में बैठ जाएंगी। हाँ, तो अब्दुर्रहमान शुक्री ये पैदा हुए हैं बोरसाइद मिस्र में, कब? 1886 में, और ये मरे हैं 1958 में। और देखें, ये जो शुआरा हैं ना, कब मरे हैं कब वफात पाए हैं, इनकी आप एक इंडेक्स, एक लिस्ट बना लेंगे कि कब मरे कब वफात पाए, उसको जहन में रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये मिस्र में पैदा हुए हैं। अब अब्दुर्रहमान शुक्री के बारे में क्वेश्चन ये आएगा कि किस शहर से, किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप फ़ौरन बताएंगे ये मिस्र से इनका ताल्लुक़ है। और मदरसत दीवान के 3 रुकनों में एक ये भी हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे से क्वेश्चन आ सकता है, मन हुआ सालिसु सलासतिन मिन आमिदती मदरसत दीवान। मदरसत दीवान के जो सुतून थे उनके 3 लोगों में से तीसरा कौन है? ऑप्शन अलग अलग आ जाएंगे, शकरी, अब्दुर्रहमान शुक्री, हाफिज, शौकी, इस तरह से आ जाएंगे। तो आप अब्दुर्रहमान शुक्री बताएंगे। हाँ, तो देखें, अब्दुर्रहमान शुक्री जो है ये पैदा हुए हैं बोरसाइद मिस्र में, और कब पैदा हुए हैं ये आपको पता चल गया, और 1886 में पैदा हुए हैं। और फिर इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद ये जो है 1904 में शहादतुल बकालोरिया इन्होंने हासिल किया, और जिसकी वजह से मदरसतुल हुकूक काहिरा में इन्होंने एडमिशन लिया, ठीक है। 1904 में मदरसतुल हुकूक यानी लॉ कॉलेज में अब्दुर्रहमान शुक्री ने एडमिशन लिया। लेकिन अब्दुर्रहमान शुक्री चूँकि उस वक्त वो जो प्रोटेस्ट होते थे, प्रोटेस्ट में शरीक होते थे, ये प्रोटेस्ट में शरीक होते थे, चूँकि मिस्र में उस वक्त ब्रिटिश ने कब्ज़ा कर लिया था, ठीक है, ब्रिटिश ने कब्ज़ा कर लिया था। और दूसरी चीज़ ये कि वह हादिसत दमशवाय वाला वाक़या पेश आया था, उसी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट होता था। तो उसी प्रोटेस्ट में अब्दुर्रहमान शुक्री शरीक हुए थे, जिसकी वजह से इनको लॉ कॉलेज से निकाल दिया गया था। ओके, फिर ये 1906 में, ये देखें, देखिए हादिसत दमशवा जो है वो ये है, एक मिनट में बता रहा हूँ कि
اس میں جب یورپ انگریزوں کا غلبہ ہوا تھا نا، تو یہ 1906 میں پیش ہوا تھا۔ دنشوا ایک گاؤں ہے، ٹھیک ہے، دنشوا ایک گاؤں ہے، وہاں پہ 5 انگریزوں کے وہ تھے، ضباط جس کو بولتے ہیں ہم، کمانڈر، فوجی، اور کچھ مصری وہ تھے، کسان تھے۔ دونوں میں جھڑپ ہوئی، تو جھڑپ ہونے کی وجہ سے کئی مصریوں کو جو ہے قتل کر دیا گیا آگ میں ڈال کر کے، جن میں سے ایک عورت بھی تھی، اور اسی میں ایک جو فوجی تھا اس کا انگریزوں کا، تو وہ اس کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ تو اسی کی وجہ سے پھر جو ہے لارڈ کرومر جو تھا، لارڈ کرومر نے پھر لوگوں کو پھانسی اسی کا انہوں نے یہ سنایا تھا، حکم سنایا تھا، تو اسی کے اگینسٹ جو ہے یہ واقعہ پیش آیا تھا، ٹھیک ہے حادثہ۔ تو انگریزوں کے خلاف جو ہے مصر والے اکٹھے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم لوگ ہمارے خلاف آپ ظلم کر رہے ہیں۔ اس طرح سے واقعہ آپ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا، یہ بہت ڈیٹیل میں ہے۔ شارٹ میں یہی سمجھیں کہ کچھ انگریز فوجی اور کچھ مصری کسان کے بیچ کسی جو ہے کبوتر وغیرہ کو مار دیا گیا تھا، اس کی وجہ سے جھڑپ ہوئی، جھڑپ ہونے کی وجہ سے ایک جو ہے فوجی بھی مرا اور کچھ مصری کسان بھی مرے۔ اس کے نتیجے میں لارڈ کرومر وغیرہ تھا، تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جلا وطن کر دیا، پھانسی پہ چڑھا دیا۔ تو اسی کے اگینسٹ جو پیش آیا تھا، تو یہ جو ہے حادثہ تو دنشوا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ 1906 میں پیش آیا تھا۔ تو اب وہی جو ہے اسی واقعے کے اگینسٹ جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے، مظاہرے ہو رہے تھے، اس میں عبد الرحمن شکری شریک ہوئے تھے، تو اسی وجہ سے ان کو لاء کالج سے نکال دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اتنی چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ جب ان کو لاء کالج سے نکال دیا گیا تو 1906 میں یہ مدرسۃ المعلمین میں ایڈمیشن لیا، اور 1909 میں وہاں سے فارغ ہو کے نکل گئے، ٹھیک ہے۔ اور خاص چیز یہ ہے کہ ان کو جو ہے ایک وفد میں، عبد الرحمن شکری کو ایک وفد میں بھیجا گیا تھا انگلینڈ، جامعۃ شفیلڈ، انگلینڈ بھیجا گیا تھا ایک وفد میں، جامعۃ شفیلڈ، اور وہاں پہ وہ 3 سال رہے تھے، 3 سال رہے تھے، اور پھر وہاں سے 1912 میں وہ لوٹ کر کے آئے۔ تو سنیں، تو عبد الرحمن شکری کی ایک خاص چیز یہ ہے کہ ان کو جامعۃ شفیلڈ بھیجا گیا تھا پڑھنے کے لیے انگلینڈ۔ کب بھیجا گیا تھا؟ 1909 میں۔ اور جامعۃ شفیلڈ میں وہ کتنے سال رہے؟ تو یہ دیکھیں 3 سال رہے، اور یہ 3 سال رہ کر کے انہوں نے کس کس چیز کی پڑھائی کی؟ اقتصاد، اجتماع، ایک سوشل سائنس، اور اکنامک، اور ہسٹری، فلسفی، یہ ساری چیزیں پڑھی، اور ساتھ ساتھ انگریزی زبان بھی پڑھی، اور 1912 میں واپس آ گئے۔ تو اس کے بارے میں بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ کتنے سال وہ جو ہے جو وفد گیا تھا جامعۃ شفیلڈ اس میں رہے تھے عبد الرحمن شکری؟ تو وہ جو ہے 3 سال رہے تھے، 1912 میں وفات پائے تھے۔ جی بالکل صحیح بات ہے، یہ دیکھیے آ گیا۔ یہ مازنی کی جو ملاقات ہوئی تھی نا، عبد الرحمن شکری کی دوستی جو ہوئی تھی مدرسۃ المعلمین میں ہوئی تھی، مازنی بھی پڑھ رہے تھے اور شکری بھی پڑھ رہے تھے، دونوں کی ملاقات ہوئی، وہیں سے دوستی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور شکری نے اپنا سب سے پہلا دیوان عند الفجری یہ لایا 1909 میں، ٹھیک ہے۔ شکری نے سب سے پہلا دیوان کب لایا تھا؟ 1909 میں، جبکہ وہ طالب علم ہی تھے۔ اور پھر ہوا یہ کہ جب وہ وہاں سے لوٹ کر کے آئے، یہ دیکھیں، یہ والا دیکھیں، جب وہ انگلینڈ سے لوٹ کر کے آئے شکری، تو مازنی جو ہے شکری کو لے کر کے عقاد کے پاس گئے، اور پھر تینوں میں دوستی ہو گئی، اور تینوں نے جو ہے پھر ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی، جس کا نام مدرسۃ دیوان رکھا۔ اور وہ جو ہے دیوان کیوں رکھا، میں نے بتایا تھا پہلے کہ ایک کتاب ہے الدیوان، اس کو عقاد اور مازنی نے لکھا تھا، اور شکری اس کو نہیں لکھا تھا، لیکن اس کتاب میں شکری پہ نقد تھا، شکری کی شاعری پہ نقد تھا، اور وہ نقد کس نے لکھا تھا؟ مازنی نے لکھا تھا۔ یہ سمجھ میں آیا نا ابھی جو بولا؟ ٹھیک ہے۔ پھر جو یہ استاد ہوئے، استاد ہونے کے ساتھ
और इसकी एक ख़ास चीज़ ये है कि जब वो इंग्लैंड से लौट करके आए तो फिर वो पढ़ाने लगे थे। वो पढ़ाने लगे थे और पढ़ाते पढ़ाते 1938 में उनको वो हो गए, रिटायर हो गए, तक़ाद 1938 में। ठीक है। और ख़ास चीज़ इनके साथ जुल्म ये हुआ कि इन्होंने एक कसीदा लिखा था, कौमुन बादू, वो कौम जो कि हलाक हो गए, एक कसीदा लिखा था इन्होंने। तो इसी कसीदे की वजह से इनको प्रमोशन नहीं मिला था। ठीक है। इस वजह से शुक्री ने बहुत ही कम पैसे पे ज़िंदगी इन्होंने गुजारी। यही वजह है कि शुक्री ने शादी भी नहीं की। शुक्री ने शादी नहीं की थी, याद रखिएगा। और अक्काद ने शादी की थी या नहीं? जी, अक्काद ने भी शादी नहीं की थी, शुक्री ने भी शादी नहीं की थी। शुक्री ने क्यों नहीं शादी की? वजह यह है कि इन्होंने एक कसीदा लिखा था कौमुन बादू, उसकी वजह से उनको प्रमोशन नहीं मिला। तो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उसी पे इन्होंने ज़िंदगी गुजारी और शादी नहीं की। और इसके बारे में एक अहम चीज़ ये है कि ये मैं इसमें पढ़ा कि ये जो है शुक्री लोगों से इतने मायूस हो गए थे, जो कुछ उन्होंने लिखा था सबको जला डाला उन्होंने। और फिर एकदम लोगों से ज़िंदगी से बहुत दूर हो गए। और फिर 1958 में इनकी वफ़ात हो गई शुक्री की। ओके, क्लियर? आवाज़ आ रही मेरी ना? ठीक है, ओके। और ये देखें, शुक्री का सबसे पहला दीवान कौन सा था? ज़ौल फज्र, 1909 में शाये हुआ था। और बाकी ये चीज़ें उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, बस इतना ही रखें। चलें अब पढ़ते हैं मदरसतुल महजर। इतनी ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है इसमें। ज़ौल फज्र, मदरसतुल महजर पढ़ते हैं। ये बताएं मदरसतुल महजर क्या होता है, बताएं कोई। हाँ, देखें, हाँ, महजर बोलते हैं हिजरत गाह को। महजर बोलते हैं हिजरत गाह को, जहाँ से कोई हिजरत करके दूसरी जगह चला जाए तो उसको बोलते हैं महजर। तो जो शुआरा अरब कंट्री से हिजरत करके यूरोप चले गए थे, अमेरिका चले गए थे, तो वहाँ पे जा कर के उन्होंने शायरी करना शुरू किया। उन्होंने अपना अलग अलग मदरसा या मूवमेंट उन्होंने कायम किया। तो उसी को बोलते हैं मदरसतुल महजर। ठीक है। चलें, और एक ख़ास चीज़ याद रखें कि मदरसतुल महजर की जो बुनियाद पड़ी, किन लोगों के हाथों इसकी बुनियाद पड़ी? जी बोलिए। जी, दोनों एक ही है, वो नाम गलत है, वो ज़ौल फज्र ही है, वो इंदल फज्र नहीं है। ज़ौल फज्र, ज़ौल फज्र ही है वो। जी, ज़ौल फज्र है, अब्दुर्रहमान शकरी का दीवान ज़ौल फज्र। हाँ, अब देखें, अब सवाल यहाँ पे ये आएगा कि ये बताएं कि मदरसतुल महजर की बुनियाद किन लोगों ने डाली? तो बहुत सारे नाम से तो आप बताएंगे कि इनकी बुनियाद उन शुआरा के हाथों हुई जो कि अमरीका या अमरीका अलविलायतुल मुत्तहिदा अमरीकिया या अमरीका लातिनिया, यानी कि वो हिजरत करके गए थे जो शुआरा, तो उन्हीं ने मदरसतुल महजर की बुनियाद डाली। ठीक है। और एक ख़ास चीज़ ये है कि जिस वक्त ये शुआरा हिजरत करके अमेरिका जा रहे थे, उन्होंने मदरसतुल महजर की बुनियाद डाली। ठीक उसी टाइम, ये देखें, ठीक उसी टाइम आलम अरबी में मदरसतुल दीवान भी वजूद में आया। लेकिन दोनों को दूसरे के बारे में इल्म नहीं था, वो एकदम बहुत दूर थे। वो ज़माना तो था नहीं इसका, क्या बोलते हैं, टेलीफोन वगैरह का, ईमेल वगैरह के फ़ौरन पता चल जाए, वो तो सब कुछ सहाफ़त ही से होता था। तो इस वजह दोनों के एक दूसरे के बारे में पता नहीं था।
लेकिन सेम टाइम ही दोनों की बुनियाद पड़ी थी। और मदरसतुल महजर के बहुत सारे मदरसे हैं। मदरसतुल महजर की बात करें तो इसके बहुत सारे मदरसे हैं। इनमें सबसे अहम जो है दो हैं जो काबिल ज़िक्र हैं। एक है अर्राबितुल क़लमिया और दूसरा अल-उसबा अल-अंदलुसिया। तो आइए हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अर्राबिता अल-अंदलुसिया, अर्राबिता अल-क़लमिया और अल-उसबा अल-अंदलुसिया, ये दोनों अहम वो हैं मदरसतुल महजर के मदरसे। ठीक है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आइए पहले ये देख लेते हैं मदरसतुल महजर की खुसूसियात क्या क्या हैं। ठीक है, मदरसतुल महजर की खुसूसियात क्या क्या हैं, तो देखें। सबसे पहली खुसूसियत ये है मदरसतुल महजर की, आप ये समझें कि ये जो शुआरा थे जो हिजरत करके गए थे, हिजरत करके क्यों गए थे ये बताएं पहले, कोई भी बताएं। अमेरिका हिजरत करके क्यों गए थे? ठीक है, ओके ओके, चलिए ठीक है, वेरी गुड। जब वो लोग माशी परेशानी की वजह से हिजरत करके गए थे तो उनके ज़ाती इमोशनल तजुर्बे होंगे। ठीक है, एक तरफ तो वो अजनबियत की ज़िंदगी गुजार रहे थे अमेरिका में, दूसरी तरफ इनके ज़ाती बहुत ही तल्ख़ तजुर्बे थे। तो मदरसतुल महजर की खुसूसियत ये है कि मदरसतुल महजर के शुआरा अपनी शायरी में एक तरफ तो वो एकदम अजनबियत का इजहार करते हैं और दूसरी तरफ उनके ज़ाती तल्ख़ तजुर्बे जो हैं उसको बयान करते हैं अपनी शायरी में। ठीक है, वो बहुत ही इमोशनल होते हैं वो तजुर्बे, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि ये अपने ज़ाती तजुर्बे जो है बिल्कुल खुले आम बयान नहीं करते हैं, बल्कि रमज़ का सहारा लेकर के, सिंबल का सहारा लेकर के बयान करते हैं। दूसरी ख़ास चीज़ ये है मदरसतुल महजर की खुसूसियत ये है कि वो जो अपने ज़ाती तजुर्बे बयान करते हैं, मानी बयान करते हैं, वो उसके खुले आम बयान नहीं करते हैं एकदम फ़ौरन समझ में आ जाए, बल्कि रमज़ को लेकर के रमज़िया अंदाज में बयान करते हैं। उसके अंदर कुछ ना कुछ गुमूज़ होता है ताकि आदमी उसके अंदर जाके समझता रहे। ओके, और एक तीसरी खुसूसियत है शायरी के ढांचे के हिसाब से, वो ये कि वज़न और काफ़िये के जो क़ैद हैं इससे बिल्कुल आज़ाद हो गए मदरसतुल महजर के शुआरा। ओके, और एक ख़ास खुसूसियत ये है जो बहुत ही अहम है, जो अगर आप थोड़ा सा अक्ल लगाएं तो समझ में आ जाएगा कि वो हिजरत करके बेवतन हो गए थे, तो उनकी शायरी में अपने वतन का शौक़ था बहुत ज़्यादा। अपने वतन का शौक़ था, अपने दोस्तों से मिलने का शौक़ था, बिछड़ने का गम था उनकी शायरी में। ये खुसूसियत उनके शायरी की। ओके, इतनी चीज़ें समझ में आई? बताएं मदरसतुल महजर के खुसूसियात। अब सवाल ये करें कि मदरसतुल महजर के अंदर कौन कौन से शुआरा आते हैं। तो एक तो इसको क्लासिफाई हम करते हैं, युमकिन तस्नीफ़ुहा इला मदरसतैन मुहिम्मतैन। जो अहम दो मदरसे हैं वो दो मदरसे अहम जो हैं, अल-उसबा अल-अंदलुसिया है और राबिता अल-क़लमिया है, उसको बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ एक जनरल हम पढ़ते हैं कि मदरसतुल महजर के रुवात कौन कौन हैं, उनमें कौन कौन अहम लोग हैं, तो वो पढ़ते हैं हम। तो उनके रुवात जो हैं ये लोग हैं। नंबर एक है अमीन अर्रैहानी। ये क्या है? मदरसतुल महजर के रुवात हैं। अमीन अर्रैहानी ये कहाँ के थे? ये लुबनान के थे। ये बहुत बड़े मुफक्किर थे, अदीब थे, लुबनान के थे। ठीक है, और दूसरे हैं मिखाइल नुआइमा। मिखाइल नुआइमा कहाँ के हैं ये भी याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आते हैं क्वेश्चन में। मिखाइल नुआइमा कहाँ के थे? ये लुबनान के थे, बहुत बड़े मुफक्किर थे, लुबनान के थे मिखाइल नुआइमा। ठीक है, लुबनान के थे। और साथ साथ मिखाइल नुआइमा शायर भी थे और क़िस्सा निगार भी थे, मसरही भी थे, नाक़िद भी थे, सब कुछ थे। और मदरसतुल महजर के एक ख़ास लोग हैं, राइद हैं जुबरान खलील जुबरान। जुबरान खलील जुबरान क्या हैं? ये कातिब हैं, शायर हैं और रस्साम हैं, तस्वीर बनाने वाले। और जुबरान खलील जुबरान कहाँ के थे? लुबनान के थे।
और जबरान खलील जबरान के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जब नस्र इनका पढ़ने जाएंगे ना, इनका एक नस्र है हमारे सिलेबस में, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और इलिया अबू माजी, ये भी कहाँ के हैं? ये भी लुबनान के हैं और ये राबिता अल-कलमिया के मुअस्सिसिन में हैं, तो ये भी राइद हैं। खैर, तो ये सब रुवाद हैं, तो आप जहन में रखेंगे ये सब रुवाद हैं मदरसतुल महजर के। अभी मदरसतुल महजर दो अहम हैं, वो अभी बाद में पढ़ेंगे। बीच में आ गया मदरसतो अबोलो, तो वो हम देख ही लेते हैं कि मदरसतो अबोलो क्या है। देखें मदरसतो अबोलो क्या है, तो इसके बारे में ये समझें कि मदरसतो अबोलो भी एक नई अदबी तहरीक है, लेकिन ये मदरसतो दीवान के बाद वजूद में आया था। सवाल ये आएगा कि पहले मदरसतो अबोलो वजूद में आया, मदरसतो दीवान? क्या बताएंगे, जल्दी बताइए। ओके, मदरसतो दीवान के बाद मदरसतो अबोलो वजूद में आया। अगर ये सवाल किया जाए कि मदरसतो अबोलो की बुनियाद किसने रखी थी, आप क्या बताएंगे? जी, अहमद ज़की अबू शादी, इन्होंने मदरसतो अबोलो की बुनियाद रखी थी। मदरसतो अबोलो की बुनियाद कब पड़ी? 1955 में। 1955 में ज़की शायर अबू ज़की शादी ने मदरसतो अबोलो की बुनियाद रखी थी, या जमात अबोलो भी कर सकते हैं। 1955 में कहाँ पे रखी थी इन्होंने बुनियाद? काहिरा में। काहिरा में। जी, अच्छा ठीक है, एक मिनट। 1932 होगा ये, ठीक है। 1955 ये गलत है, ये 1932 है, ठीक है। ये जो है ना 1932 है, ये हो सकता गलती है, या आप 1955 जगह की जगह 32 कर लें, ठीक है। तो अहमद ज़की अबू शादी ने मदरसतो अबोलो की बुनियाद रखी थी 1932 में, ठीक है, काहिरा में ही। जी। और ये बताएं कि मदरसतो अबोलो का नाम अबोलो क्यों रखा गया? तो इसका जवाब ये है जी। देखें, हाँ, अपोलो जो है, अपोलो यूनान में एक खुदा है। वो खुदा शेर और गाने का, मौसीकी का खुदा है। तो वहीं से इन्होंने मदरसतो अपोलो नाम लिया। यूनान में एक खुदा है, देवता है, ये कहिए देवता है, जो शेर और मौसीकी का देवता है, तो उसी से नाम लिया इन्होंने मदरसतो अपोलो। तो मदरसतो अपोलो के बारे में इतनी ही चीज़ें रखें, और खुसूसियात की इतनी ज़रूरत नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल यहाँ भी है, दिल्ली में हर जगह अपोलो। अपोलो एक ब्रांड है। हो, चलें, बहुत खूब। जो समझें इस पे देख लीजिएगा क्यों इसका नाम अपोलो हॉस्पिटल का नाम क्यों पड़ा। बाकी जहाँ तक ये लिटरेचर की बात है, तो हमें कंफर्म है ये है। अब उसके बारे में तहकीक कर लेंगे तो पता चलेगा। तो ये चीज़ें समझे। अब इसके खुसूसियात क्या हैं उसको रहने दीजिए, कोई। हाँ, वो आ रहे हैं, अभी उस पे आ रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि मदरसतो अबोलो के कौन कौन वो हैं, रुवात कौन कौन है मदरसतो अबोलो के। तो एक तो अहमद ज़की अबू शादी हैं। अहमद ज़की अबू शादी हैं कौन?
یہ شاعر ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں، مصر کے ہیں، احمد ذکی ابوشادی۔ ان کا جو ہے ان کا نثری کتابیں بھی ہیں اور مصریہ بھی اور شعری کتابیں بھی ہیں احمد ذکی ابوشادی کی۔ اور دوسرے جو ہیں مدرسۃ ابولو سے تعلق رکھنے والے یہ ہیں ابراہیم ناجی۔ ہاں، ابراہیم ناجی یہ شاعر ہیں، مصری شاعر ہیں، جو کہ 1898 میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ بھی ابراہیم ناجی یہ بھی مدرسۃ ابولو کے رواد میں ہیں۔ اور ایک جو ہیں یہ ہیں علی محمود طہا۔ تو علی محمود طہا یہ بھی مدرسۃ ابولو کے رائدین میں ہیں۔ یہ علی محمود طہا یہ شاعر ہیں، اور انہوں نے سب سے پہلا دیوان شائع کیا تھا یہ الملاح الطائح کے نام سے۔ پھر یہ یورپ بھی سفر کر کے گئے تھے علی محمود طہا۔ چلیں اب آگے ہے شعر الحر، اس کے بعد پھر ہے الرابطہ القلمیہ۔ چلے پڑھ ہی لیتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم لگا کر کے پھر یہ کرتے ہیں، زیادہ ہے نہیں کچھ۔ تو اس کے مدرسۃ ابولو سے کون کون شعراء تعلق رکھتے ہیں وہ آپ یاد رکھیں۔ ابراہیم ناجی، احمد ذکی ابوشادی، علی محمود طہا، یہ تینوں مدرسۃ ابولو کے رواد میں ہیں۔ اب آتے ہیں مدرسۃ الشعر الحر کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں۔ مدرسۃ الشعر الحر کیا ہوتا ہے؟ اچھا، الشعر الحر بولتے کس کو ہیں یہ آپ تھوڑا سا بتائیں۔ الشعر الحر کس کو بولتے ہیں؟ بتائیں، آپ لوگ بتائیں، الشعر الحر کس کو بولتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، یہ چیز ہے۔ شعر الحر کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں قافیے کی رعایت نہیں کی گئے ہو، حیث یتحرر الشاعر من القافیہ، شاعر جو ہے قافیے سے بالکل آزاد ہو، لیکن وزن ہو اس میں، ٹھیک ہے، وزن ہو، وزن پایا جاتا ہے، لیکن قافیے کا اعتبار نہیں ہوتا، اس کو بولتے ہیں شعر الحر۔ اب شعر الحر کا مطلب یہ نہیں ہوتا بالکل وزن سے ہی خالی ہو، اگر وزن سے ہی خالی ہو جائیں تو پھر اس کو کیا بولتے ہیں؟ جی جی بولیے، بولیں۔ ہاں، اگر وزن سے خالی ہو جائے جو شاعری تو اس کو بولتے ہیں القصیدۃ النثریہ، اس کو بولتے ہیں القصیدۃ النثریہ۔ اچھا ایک چیز یہ بتائیں، ایک اہم چیز کہ الشعر الحر کا دوسرا نام کیا ہے؟ شعر التفعیلہ نام ہے۔ اچھا الشعر الحر، الشعر المرسل بھی بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اس کو الشعر المرسل بھی بولتے ہیں، اور اسی کو الشعر التفعیلہ بھی بولتے ہیں، اور ایک تو شعر الحر نام ہے ہی، اس وجہ سے اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ الشعر الجدید بھی اس کو بولتے ہیں، الشعر الجدید۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ وجود میں کب آیا الشعر یہ مدرسۃ الشعر الحر، یہ کب وجود میں آیا؟ یہ 1930 اس کے قریب، ٹھیک ہے، یہ وجود میں آیا، لیکن 1930 کے قریب جو ہے لکھنا اسٹارٹ ہوا، لیکن باضابطہ اس کی شکل جو ہوئی وہ 1940 میں اربعینیات میں، ٹھیک ہے، اور پھر 1950 جاتے جاتے انہوں نے ایک مکمل ایک مدرسے کی شکل حاصل کر لی۔ تو یہی یاد رکھیں 1930 سے لکھنا اسٹارٹ ہوا، اور 40 میں اس کی شکل ظاہر ہوئی، اور 50 میں جا کر کے ایک باضابطہ یہ ایک مدرسہ بن گیا، ٹھیک ہے، گویا کہ 20 سال لگے ان کو مدرسہ بننے میں، مدرسہ شعر الحر کو۔ یہ عرب میں بنا،
اور اس کے بات کریں کہ سب سے پہلے شعر الحر لکھنے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے ما ہوا الشاعر من ہوا رائد الشعر الحر، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں بتائیں کون ہے رائد الشعر الحر؟ نازک الولائکہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک اور بھی نام آتا ہے بدر شاکر سیاب، بدر شاکر سیاب شعر الحر جو لکھنے والے ہیں، اس کے رائد تو وہ ہیں نازک الملائکہ، اور دوسرا نام آتا ہے بدر شاکر سیاب کا، اور ایسے ہی عبد الوہاب البیاتی، یہ بھی اس کے بڑے اس میں ہیں، عالم میں ہیں عبد الوہاب البیاتی، اور بھی بہت سارے نام ہیں شعر الحر کے۔ چلیں اب پڑھتے ہیں اب ہم الرابطہ القلمیہ، لیکن یہ یاد رکھیے گا رائد کون ہے اس کے؟ تو رائد نازک الملائکہ ہیں شعر الحر کے۔ اب ہم پڑھتے ہیں الرابطہ القلمیہ۔ تو الرابطہ القلمیہ جو ہے یہ ہے کیا، وہ آپ کو اچھے سے پتہ ہے بڑھیا سے، تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ الرابطہ القلمیہ ایک ادبی تحریک ہے جس کی بنیاد سوری اور لبنانی ادبا نے لکھی تھی، جو کر کے ہجرت کر کے گئے تھے نیو یارک یعنی کہ امریکہ میں۔ تو بنیاد کب رکھی گئی تھی اس کی؟ 1920 میں، ٹھیک ہے۔ متى تأسست الرابطہ القلمیہ؟ تو آپ کیا بتائیں گے؟ 1920 میں بنیاد پڑی۔ اور دوسری چیز یہ کہ من اسس الرابطہ القلمیہ؟ تو جواب دیں گے کہ ادباء و مہاجرون سوریون لبنانیون فی مدینہ نیو یارک، یعنی کہ وہ سوری اور لبنانی ادباء تھے، شعراء تھے جو ہجرت کر کے نیو یارک گئے تھے۔ ایک چیز اور سمجھنے کی ہے، بس یہ سمجھ لیں، یہ ایگزام میں نہیں آئے گا، کہ اصل میں رابطہ قلمیہ کے بارے میں جو فکرہ ایک تھاٹ آیا 1916 میں آیا تھا، لیکن بنیاد اس کی 1920 میں پڑی۔ اوکے، اب یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ والا دیکھیں، اس کو دھیان دیجیے گا۔ یہ الرابطہ القلمیہ کی بنیاد رکھنے کے لیے 2 میٹنگ ہوئی تھی۔ کتنی؟ 2 میٹنگ۔ سب سے پہلی میٹنگ جو ہوئی تھی عبد المسیح حداد کے گھر میں، اس کے گھر میں ہوئی تھی سب سے پہلی میٹنگ۔ اور عبد المسیح الحداد کون ہیں؟ یہ جریدۃ السائح کے رئیس التحریر ہیں، اور یہ میٹنگ کب ہوئی تھی؟ 20 اپریل 1920 کو۔ تو دیکھیں، تو الرابطہ القلمیہ کی بنیاد 1920 میں پڑی تھی، یہی سب سے اہم سوال ہے، اور کچھ آئے گا نہیں، لیکن بس ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ذہن میں رہے اچھے سے۔ اب اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو یہ کہ اس کی جو بنیاد پڑی تھی، یہ 2 میٹنگ ہونے کے بعد اس کی بنیاد پڑی تھی۔ پہلی میٹنگ ہوئی تھی 20 اپریل 1920 کو، یہ عبد المسیح الحداد کے گھر میں، اور اس میں جو ہے کئی شعراء حاضر ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ کون کون تھے؟ جبران خلیل جبران تھے، نصیب رضا تھے، ولیم کاتس فلیس تھے، رشید ایوب تھے، عبد المسیح حداد تھے، ندرہ حداد، میخائیل نعیمہ، ایلیا ابو ماضی۔ 20 اپریل کو جو میٹنگ ہوئی تھی عبد المسیح حداد کے گھر میں، اس میں یہ شعراء ادبا حاضر ہوئے تھے۔ اب ان شعراء ادبا کے بارے میں آپ یاد رکھیں گے کہ ان شعراء ادبا کا تعلق الرابطہ القلمیہ سے ہے، کیونکہ اس کو ڈائریکٹ انڈائریکٹلی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کا تعلق کس مدرسے سے ہے۔ تو آپ بتائیں گے کہ یہ جتنے ہیں، ایلیا ابو ماضی، میخائیل نعیمہ، ندرہ حداد، عبد المسیح حداد، رشید ایوب، نصیب رضا، ان کا تعلق کس سے ہے؟ رابطہ قلمیہ سے ہے۔ پھر جب دوسری میٹنگ ہوئی، دوسری میٹنگ کب ہوئی تھی؟ یہ ہوئی تھی 28 اپریل کو، یہ جبران کے گھر میں ہوئی تھی۔ تو اس میں یہ سارے لوگ آئے تھے، اور اس میں ایک اور آئے تھے، وہ یہ تھے الیاس عطا اللہ، الیاس عطا اللہ، یہ بھی آئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ جب میٹنگ ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے عمید جو تھے یہ جبران خلیل جبران تھے۔ ہاں، یہ چیز اہم ہے، من کان عمیدا للرابطہ القلمیہ، رابطہ القلمیہ کے عمید کون تھے؟ تو آپ کیا بتائیں گے؟ یہ اہم ہے سوال کے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے، جبران خلیل جبران۔ اور من کان مستشارا للرابطہ القلمیہ، میخائیل نعیمہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے من کانا خازنا للرابطہ القلمیہ، رابطہ قلمیہ کے وہ کون تھے؟
क्या बोलते हैं उसको, खजांची, ठीक है। खजांची कौन थे इसके? विलियम कातिस फिलिस। ओके, अब सवाल ये आता है कि कब जो है राब्ता अलकलमिया, हाँ बोलें। एडवाइज़र, एडवाइज़र यानी कि जिससे मशवरा लिया जाए, ये एक ओहदा होता है। ये जो है राब्ता अलकलमिया कब जो है ये ख़त्म हुआ, तो जब जुबरान की मौत हुई थी 1932 में, तो वहीं से जो है राब्ता अलकलमिया ख़त्म हो गया। ओके, जी 12 साल में, हाँ 12 साल चली, लेकिन इन 12 सालों में इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। वो काम क्या किया ये देखें कि मदरसा तो कौन है मदरसा, ये कौन सा मदरसा है, राब्ता अलकलमिया। राब्ता अलकलमिया के जो मेंबर्स थे उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, जैसे कि नसीब और रज़ा ने मजल्लतु अल्फनून निकाला, नसीब और रज़ा ने। अब इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि मन नशरा मजल्लतुल फनून, मजल्लतुल फनून किसने निकाला? नसीब और रज़ा ने। ये किससे ताल्लुक था? राब्ता कलमिया से। 7 साल। अब्दुल मसीह अल हद्दाद ने जरीदतुस सायह निकाला। इलिया अबू माजी ने मजल्लतुस समीर निकाला, ठीक है। और ये मजल्लतुस समीर जो है ये हफ्ते में 5 बार निकला करता था, और इसमें जो है जो अदबा थे, मुहाजिर अदबा, उनके इंताजात, उनके शेरी और नसरी इंताजात इस सब में शाये होते थे। मजल्लतु मजल्लतुस समीर ये निकाला था इलिया अबू माजी ने, ठीक है। मजल्लतुस समीर कब पब्लिश हुई? तो ये 1929 में शायद मजल्लतुस समीर निकला था। इसका तो तज़किरा नहीं है मजल्लतुस समीर कब ये, एक मैं बता रहा हूँ 1900 कब 57 तक चला था ना, एक मिनट, 1956 में, ठीक है। ये 1956 से शुरू हुआ और 1957 में बंद हुआ मजल्लतुस समीर, ठीक है। अब चलते हैं अल-उसबा अल-अंदलुसिया के बारे में पढ़ते हैं। तो अल-उसबा अल-अंदलुसिया, ये जो है ना 2 से 4 मिनट लगेंगे इसको पढ़ने में, बताएं। 4 मिनट लगेंगे, चलिए कोई बात नहीं, इसको एक रख लेंगे, फिर आगे पढ़ते चलेंगे। असल में बात यह है ना, ये आप लोगों को आसान, देखें आप लोगों को रिकॉर्डिंग सुनने में आसानी होगी, क्योंकि ये एक बचा हुआ है 2-4 मिनट का है। तो फिर कल जो है अल इस्लामु अशरू फिल हिंद शुरू होगा, तो दोनों, हाँ, इससे जो है एक सीक्वेंस रहेगा तो अच्छा होगा। चलिए शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। देखिए अगर मूड नहीं है तो रहने दीजिए, ठीक है, मैं रखता हूँ फिर। अस्सलाम वालेकुम। रहने दूं? देखें अल-उसबा अल-अंदलुसिया को शॉर्ट में समझें कि अल-उसबा अल-अंदलुसिया जो है ये भी मदरसतुल महजर की एक किस्म है, और ये रहने देते हैं, छोड़ें। अस्सलाम वालेकुम, कल मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह।